कि दोनों लोग ही 3 महीने की भारत यात्रा अलग अलग चरणों में करके और यहाँ पहुंचे हैं। वास्तव में ये यात्रा हमारी जून से चल रही है। गोरखपुर से वापस आते हुए मऊ, गाजीपुर। ये यात्रा जो है स्वराज यात्रा इस यात्रा का नाम दिया जी गया जी था और इसका एक उद्देश्य ज्ञान केंद्र स्थापित करना जो है ये इसका उद्देश्य भी है। तीसरी जो यात्रा निकली उस यात्रा में हमने जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयाग, सुल्तानपुर, उधर बस्ती तक, फिर लखनऊ में हमने स्वराज यात्रा की बागडोर नरेंद्र जी के हाथों में सौंप दी और समाज में अलग अलग जगहों पे ग्राम स्तर पर ज्ञान केंद्र बनाने का प्रयास बहुत पहले से किया जाता रहा। एक समय था जब 500 ज्ञान केंद्र हमारे हुआ करते थे। पीछे के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने किसी बात को लेकर के आंदोलन किया और उस आंदोलन से निकल करके बहुत वर्स्ट पोजीशन हमारे सामने आई। उस आंदोलन से निकले हुए लोग ही उस आंदोलन के उद्देश्यों को खा गए। ऐसी स्थिति ना बने, इसी बात को लेकर बजरंग मुनि ने ज्ञान केंद्र स्थापित किया। अब ज्ञान केंद्रों को अगर हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रहे हैं तो व्यवस्था परिवर्तन की जितनी समझ बजरंग मुनि और उनके साथियों में है, हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि गांव में भी उतनी समझ होगी। यही एक जगह थी जहां पे हम थोड़ा सा पीछे चूक गए। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो सामाजिक आंदोलन हुए, राजनीतिक आंदोलन हुए, वो एक प्रकार से नेता पैदा करने की, नेता बनाने की फैक्ट्री बन गई। अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने बात नहीं मानी, सरकार ने बात नहीं मानी, किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो इंदिरा हटाओ। और इंदिरा हटाओ की बात जब आ गई तो व्यवस्था परिवर्तन यानी राइट टू रिकॉल का प्रोविजन जो भारत में व्यवस्था के रूप में लागू होना था वो खत्म हो गया। इंदिरा हटाना ही सत्ता व्यवस्था परिवर्तन हो गया। इंदिरा हटी, इंदिरा हट गई और इंदिरा मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। जो बैंकिंग सिस्टम आया है, छोटे छोटे बच्चों के भी अकाउंट खोल दिए गए हैं। पहले जो है पैसा या तो माँ की धोती जो है उसमें कहीं बंधा रहता था या कहीं पिताजी के पास रहता होगा, वहां से लेना है वहीं देना है। वही पिता उत्पादक था, माता जी उसकी प्रबंधक थी और सबका देखभाल वही करती थी। दोस्तों, मार्गदर्शक के अखाड़े में चौकड़ी जम चुकी है और आज इस चौकड़ी में चौकड़ी बाज हम दो के अलावा जो दो और साथी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं और ज्ञानेंद्र आर्य हैं। आप दोनों लोगों की खासियत ये है और स्वागत भी आप दोनों लोगों का करना इसलिए बनता है कि दोनों लोग ही 3 महीने की भारत यात्रा अलग अलग चरणों में करके और यहाँ पहुँचे हैं। यात्रा कैसी रही, यात्रा का उद्देश्य क्या था, कुछ पूरा होता हुआ भी दिख रहा है कि खाली पीली लौट आए हैं, ये सब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और राकेश कुमार जी हैं, हम दोनों तो एक दूसरे के सहयोगी हैं। जानत है जग में। तो ये जो यात्रा थी नरेंद्र जी, इस यात्रा में आप शुरू करें या ज्ञानेंद्र जी कुछ बताएं कि कितने किलोमीटर की यात्रा हुई होगी, का कितने जिलों की यात्रा हुई है अभी तक, कितनी जगह तक पहुंचे हैं अभी तक। वास्तव में ये यात्रा हमारी जून से चल रही है। जून में पहला चरण जो हम लोगों ने इसका रखा था तो वो शुरू किया था रामानुजगंज से, और रामानुजगंज से जब हमारी स्वराज यात्रा का पहला चरण हमने शुरू किया था तो वो बनारस होते हुए गोरखपुर गए और गोरखपुर से वापस आते हुए मऊ, गाजीपुर, मऊ में ही 2 जगह हो गई, अदरी गांव में गए और एक विक्रमा मौर्य जी हैं, प्रधान भी हैं और काफ़ी अच्छे। उस गांव में तो भाई मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं पहली बार ऐसे गांव पहुंचा था जिस गांव के 26 लोग लोकतंत्र सेनानी थे। अच्छा, 26 लोग उस गांव के। भाई साहब, वो गांव है दरियाबाद खास। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि ये यात्रा जो है स्वराज यात्रा इस यात्रा का नाम दिया गया था और इसका एक उद्देश्य ज्ञान केंद्र स्थापित करना जो है ये इसका उद्देश्य भी है। तो ये जी आप कंटिन्यू करें। तो वो यात्रा पहला चरण हमारा इन सबसे फिर होते हुए हमारा बनारस पहुंचा, बनारस से वापस हो गया। फिर उसके बाद दूसरे चरण में हम निकले थे तो राजगीर से होते हुए बिहार में हम राजगीर बोधगया से घुसे।
राजगीर में हमने बैठकें की, लोगों से मिले, बातचीत किया, फिर वहां से हम बेगूसराय, पटना, समस्तीपुर, आरा होते हुए फिर वापस चले आए। तीसरी जो यात्रा निकली, उस यात्रा में हमने जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयाग, सुल्तानपुर, उधर बस्ती तक, फिर लखनऊ में हमने स्वराज यात्रा की बागडोर नरेंद्र जी के हाथों में सौंप दी और नरेंद्र जी उसके बाद आगे लेकर के निकले। इस यात्रा में हमारे जो पड़ाव, जैसे उद्देश्य आपने कहा ज्ञान केंद्र बनाना, एक ज्ञान केंद्र हम बहुत पहले भी बना चुके हैं। मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान ज्ञान यज्ञ परिवार पहले भी ज्ञान केंद्र की योजना लेकर के रहा है और समाज में अलग अलग जगहों पे ग्राम स्तर पर ज्ञान केंद्र बनाने का प्रयास बहुत पहले से किया जाता रहा है। एक समय था जब 500 ज्ञान केंद्र हमारे हुआ करते थे। कब की बात? मार्गदर्शक का मेरे ख्याल से 16-17 की बात होगी भाई साहब। 15-16-17 सक्रिय थे वो सब। 500 ज्ञान केंद्र, बहुत लोग सक्रिय थे। मुनि जी का उस समय बिल्कुल अभी कितना है? एक्टिव थे। नहीं, अभी तो एक बात ये आई कि ज्ञान केंद्र पीछे सारे सुषुप्त हो गए, उसके ज्ञान पीछे सुप्त हो गया, नहीं, ज्ञान केंद्र थोड़ा सा सुसुप्त हो गया। सुषुप्त हो गया। जो वजह मेन थी कि हमने उनको काम करने के लिए या किन टॉपिक पर बात कर, हमने कह तो दिया कि ज्ञान केंद्र में हम जैसे 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसे गांव में ज्ञान केंद्र बनाइए, वहां आपस में बैठ के हम लोग डिस्कशन करेंगे, तमाम सब्जेक्ट्स पर एक दूसरे से अपने अपने विचार शेयर करेंगे और फिर एक धारणा, एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ क्या, हमने इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र दे दिया विचार का कि वो निश्चित नहीं कर पाए कि हमको बात किस बात पे करनी है और वो चीजें धीरे 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 करके कुछ हमारी तरफ से भी फॉलो नहीं हो पाया। तो अब उसको फोकस किया है कुछ। अभी मुनि जी ने ये तय किया कि देखिए, ज्ञान केंद्र की स्थापना का जो बात थी वो व्यवस्था परिवर्तन के 21 फैक्टर्स बनेंगे। व्यवस्था परिवर्तन की जो बात हम कर रहे हैं, उस व्यवस्था परिवर्तन को दिशा उसकी गड़बड़ा ना पाए। पीछे के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने किसी बात को लेकर के आंदोलन किया और उस आंदोलन से निकल करके बहुत वर्स्ट पोजीशन हमारे सामने आई। उस आंदोलन से निकले हुए लोग ही उस आंदोलन के उद्देश्यों को खा गए, भस्मासुर हो गए। ऐसी स्थिति ना बने, इसी बात को लेकर बजरंग मुनि ने ज्ञान केंद्र स्थापित किया। अब ज्ञान केंद्रों को अगर हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रहे हैं तो व्यवस्था परिवर्तन की जितनी समझ बजरंग मुनि और उनके साथियों में है, हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि गांव में भी उतनी समझ होगी। यही एक जगह थी जहां पे हम थोड़ा सा पीछे चूक गए। इस बार किया क्या बजरंग मुनि ने, व्यवस्था परिवर्तन को 3 अलग अलग चरणों में बांट दिया, जो सबसे शानदार काम था। और इसी एक जो 3 अलग अलग चरणों में बांटा गया रामबीर भाई साहब, हमारी स्वीकार्यता और ज्ञान केंद्र के लिए लोगों के अंदर एक जिज्ञासा बन पाना और उनको तैयार कर पाने में बड़ी गजब की चीज हुई। और क्या थी वो फैक्टर? व्यवस्था परिवर्तन को 3 चरणों में बांटा। पहला चरण, बजरंग मुनि ने कहा कि हम संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन की ही बात सबसे पहले खड़ी होती है। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता, जब व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो उस अवसरवादी लोग उसको सत्ता परिवर्तन में लेकर के चले जाते हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन की बात सत्ता परिवर्तन तक ना चली जाए, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन को ही पहले से परिभाषित कर दिया जाए। तो 3 चरणों में बांध दिया। पहला चरण संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन, दूसरा चरण सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन, तीसरा चरण वैचारिक व्यवस्था परिवर्तन। अब ये संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन तो का क्या मतलब? ये तो कुछ जेपी की संपूर्ण क्रांति जैसा विचार नहीं हो गया फिर? बिल्कुल है। जेपी के संपूर्ण क्रांति के साथ जो फिलियोर्स रहे, उस फिलियोर्स को हमने सीधे दिशा देने की कोशिश की है। दावानल न बन जाए, व्यवस्था परिवर्तन की बात जो है जंगल की आग न बन जाए, वो चूल्हे की आग रहे। हम जो पकाना चाहें वो पका सकें, इसलिए चूल्हे की 3 दीवारें खड़ी कर दी। मतलब आग को कैद कर लिए, कैद कैसे? बस में कर लिए, उसको दिशा देने के लिए। बड़ी साधारण बात है, जो एक लाइन है, फिर तो ज्ञानेंद्र जी बताएंगे। मतलब ये व्यवस्था परिवर्तन का विषय राजनीतिक उपद्रव न बन जाए। हाँ, एग्जैक्टली। किसी भी कीमत पर।
क्योंकि जेनजी टाइप ना हो जाएगा। हाँ, नहीं, जैनजी टाइप नहीं, केवल जैनजी टाइप ही नहीं, जो बात कही गई अभी थोड़ी सी देर पहले यहाँ, भारत में स्वतंत्रता के बाद जो सामाजिक आंदोलन हुए, राजनीतिक आंदोलन हुए, वो एक प्रकार से नेता पैदा करने की, नेता बनाने की फैक्ट्री बन गए। आंदोलन विषयहीन हुए। आंदोलन का विषय था, जयप्रकाश के पास तो बहुत बड़ा विषय था, लेकिन जयप्रकाश का विषय अंततः पहले क्या था? व्यवस्था परिवर्तन। जब पटना में आंदोलन की शुरुआत होती है, सबसे पहले क्या थी बात? 74 में सबसे पहले बात क्या थी? व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। बिहार विधानसभा घेरो आंदोलन नहीं, पहली स्टेज पर ही है। पहली स्टेज थी व्यवस्था परिवर्तन। इंदिरा गांधी से कहा गया कि गफूर मियां को हटाइए। उस टाइम हाँ, अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे बिहार के। अब्दुल गफूर को हटाओ। इंदिरा गांधी ने मना किया तो व्यवस्था परिवर्तन होगा। व्यवस्था परिवर्तन क्या होगा कि नेता हमारी बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए राइट टू रिकॉल आना चाहिए, इसे जनता के पास होना चाहिए। हाँ। अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। सिस्टमेटिकली राइट टू रिकॉल का प्रोविजन भारत के संविधान में लागू हो। ये मूल बात हुई उस जेपी के आंदोलन की। सरकार ने बात नहीं मानी, इंदिरा गांधी ने बात नहीं मानी। दबाव इस बात पर बना कि गफूर मियां को हटाओ। जब गफूर नहीं हटाए गए, सरकार बिल्कुल नहीं दबी, किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो इंदिरा हटाओ। और इंदिरा हटाओ की बात जब आ गई तो व्यवस्था परिवर्तन यानी राइट टू रिकॉल का प्रोविजन जो भारत में व्यवस्था के रूप में लागू होना था वो खत्म हो गया। हाँ, सिर्फ इंदिरा हटाओ तक। इंदिरा हटाओ तक सीमित रह गया। और इंदिरा हटाओ का वो नारा इतना राजनीतिक विभीत स्वरूप लेता है कि फिर बस वो इंदिरा हटाना ही सत्ता व्यवस्था परिवर्तन हो गया। इंदिरा हटी, इंदिरा हट गई और इंदिरा मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई से ये ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है भारत की, अनेक जगह रिकॉर्ड मिल जाते हैं, इसको सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग बताने वाले। पॉसिबल नहीं है। कहा, पूछता है क्या नाम था उन पत्रकार महोदय का, पूछा गया प्रधानमंत्री महोदय अब तो आपकी सरकार बन गई है और आप इस नारे के साथ बने हैं कि राइट टू रिकॉल का प्रोविजन व्यवस्था में आना चाहिए, जनता के प्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण हो, तो बात क्या होती है? मोरारजी देसाई महोदय कहते हैं कि ये मांग व्यवहारिक नहीं है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम आया। मेरा कहने का जो इस प्रयास का जो मतलब है वो ये है कि समाज के आंदोलन, समाज की शक्ति राजनीतिक उपद्रव का कारण ना बन जाए। जैन जी के जो आंदोलन की जो आप बात करते हैं, बड़ी अव्यावहारिक बात है। अभी कहीं किसी देश के हम कहाँ बात करते हैं? नहीं, पूरे देश में होती। मैं ओके 2 मिनट जरूर इस बात कहूंगा। क्या कहूंगा? वो बात ये है, हाँ, मैं आपसे एक व्यवहारिक बात कह रहा हूं। देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़ लगभग। अगर 5 सदस्यों का एक परिवार मान लिया जाए, आप कुछ योगदान कर देते तो और बढ़ हाँ, जाता। एक और हो जाता। परिवार बढ़ जाता। सुनिए, अगर 5 सदस्यों से डिवाइड कर दिया जाए तो देश में करीब करीब 28 करोड़ परिवार बैठते हैं। बिल्कुल। और एक मोटे अनुमान के तौर पर, जिसका कोई गणित नहीं लगाना है, 8 करोड़ परिवार निकाल दीजिए कि इन्हें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। उन 28 करोड़ परिवारों में से मान लिया जाए कि 8 करोड़ परिवारों को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। 20 करोड़ परिवारों में से अगर एक आदमी को सरकारी नौकरी देकर के लोगों को संतुष्ट करने की बात प्रयास किया जाए, तो क्या देश की व्यवस्था 20 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती है? सरकारी नौकरी को व्यवस्था चलाने का मानक नहीं माना गया, बेरोजगारी उन्मूलन का मानक मान लिया गया। बड़ी उल्टी गंगा बहती है सारी व्यवस्था में। सही व्यवस्था परिवर्तन की बात जब हम कहते हैं कि सत्ता के बीच और शासित के बीच की दूरी घटना चाहिए, हमसे देहात में लड़के मांग करते हैं कि बेरोजगारी उन्मूलन के लिए आप क्या बात कह रहे हैं? महंगाई पर क्या बात हो रही है? महंगाई पर आप क्या बात कर रहे हैं? बड़े बड़े अव्यवहारिक प्रश्न खड़े होते हैं। बेरोजगारी की बात हमसे होती है। अब बेरोजगारी की बात सरकारी नौकरी मिलकर के हो जाएगी?
20 करोड़ परिवारों को नहीं, 15 करोड़ परिवारों को आप सरकारी नौकरी देकर के दिखाइए, कहां से सिस्टम पे पैसा लाएंगे? नहीं, आप समझिए भाई साहब, ये नरेंद्र जी ने बात छेड़ दी है तो मैं बोल दूं, इस देश में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस देश की नहीं पूरी दुनिया में, कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास देश की इतनी बड़ी संपत्ति है, आधी संपत्ति है, या जिसका आप लोग संख्या में बताते इतनी बड़ी संपत्ति है, लेकिन यह चर्चा का विषय है ही नहीं कि एक व्यक्ति, कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे देश को संचालित करने का ताकत रखते हैं। तो बात यह है, राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण चर्चा का विषय है ही नहीं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जबकि ये संविधान ऐसे में, विषयों पर जबकि संविधान की प्रस्तावना में पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी और फाइनेंशियल इक्वलिटी, अब संविधान के तीनों बात, की संविधान की बात कही आपने गई। छोड़ दी है और संविधान की प्रस्तावना की बात कह दी है। संविधान में एक तरफ लिखा गया कि इस प्रकार समानताएं होंगी, ठीक, और फिर समाज में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इन सब के आधार पर तय कर दिया गया कि इन अपने अपने मामले में हर एक इदारा आजाद होगा अपनी बात चलाने के लिए। जाति की बात, ये समानता आएगी कैसे जब जाति का अस्तित्व जीवित है? विभाजन की एक रेखा दो आदमियों के, दो सगे भाइयों के बीच है, वहीं पर जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। जाति के मतलब विभाजन की एक रेखा दो सगे भाइयों के बीच है, और उपदेशक कह रहा है सरकार के रूप में दोनों भाई एक साथ रहिए, और वही सरकार दोनों भाइयों के बीच रेखा खींच दी, फिर कहा जा रहा कि एक रहिए। ये ऐसे मुद्दे हैं ना भाई साहब, भारतीय संविधान का दुष्परिणाम है। हाँ भाई साहब, हम ये कह रहे हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे समाज में जब तक एकदम गांव से जुड़ा हुआ आदमी, खेत से जुड़ा, जिसके साथ ये समस्याएं हो रही हैं, जब तक वो इन सब विषयों पे डिस्कशन नहीं करेगा, वो फालतू के मुद्दों में उलझा करके, फिजूल के मुद्दों में उलझा करके हमेशा ठगा जाता रहेगा। अब जब हम अपने मूल विषय पर आए, ज्ञान केंद्र वाली चर्चा हम लोग कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल राकेश जी भाई साहब, हाँ, ये तो 10 मिनट का टाइम है, उसमें आप मूल विषय पर रह लीजिए या नहीं, ठीक है, हम फिर वही चर्चा करते हैं कि जो संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन की बात जब हम करते हैं, तो एक बड़ा प्रश्न हम लोगों से हुआ कि क्या आप लोग संविधान बदलना चाहते हो? हमने कहा नहीं भाई, हम संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जब संविधान लोक और राज्य के बीच का अनुबंध है, सेतु है दोनों को जोड़ने का, लोक की बात जो कह रही है उसके हिसाब से राज्य संचालित होता है, तो संविधान संशोधन में समाज की भूमिका होनी चाहिए। उसको सिर्फ एक राज्य का एक अवयव के लिए हम वोट दे देते हैं, उससे हमें उस व्यक्ति को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं मिल जाता। हम जब संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो हमने लोगों को यही समझाया कि हम ये कह रहे हैं कि संविधान संशोधन में व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए, नेता की नहीं, ग्राम सभा की भूमिका होनी चाहिए, परिवार की भूमिका होनी चाहिए, मतलब समाज की भूमिका होनी चाहिए, तंत्र की नहीं। मतलब सरकार चलाए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई साहब। बिल्कुल, आपका ये जो मुद्दा उठा, क्यों उठा? कृषि कानून देश में बने और जनता ने आंदोलन करा, सड़कों पर उतर आई। प्रश्न ये है कि जब कानून समाज के लिए बन रहे हैं, जनता के लिए बन रहे हैं, जनता की मांग पर जनता ने किया कि किसान संगठन ने, जिसने भी किया, लेकिन तो देश का पब्लिक डोमेन में तो जनता ने किया। देखिए, अगर विश्लेषण करें तो वो बात बहुत दूसरी तरफ जाती है, लेकिन जनता ये बात कहती है अपने मुंह से, अनेक जगह कहते हुए मिल जाएंगे, यूं ही नहीं यहाँ रिकॉर्ड हो रही बात को कह दी जाएगी। पब्लिक का बड़ा हिस्सा कहता है कि जनता ने किया, पब्लिक का बड़ा हिस्सा कहती है। तो ये कानून बनते हैं, इन कानून बनने का तरीका एक व्यवस्था बना करके जनता को क्यों ना सौंप दिया जाए। बनाइए, किस मामले पर कानून बनेगा, जाए नीचे से जनमत होकर के तय, कैसे कानून बनेगा? बनाइए अपने कानून, सरकार तो उसको एग्जीक्यूट करे। हाँ, सरकार एग्जीक्यूट करे, परफेक्शन, सरकार कानून बनाए। देखिए, सरकार का काम है व्यक्ति को संचालित करना, व्यक्ति जो शासित होता है, व्यक्ति शासित है, शासक है राज्य। लेकिन जब व्यक्ति समूह के रूप में बन जाता है, समाज के रूप में बन जाता है, लोक के रूप में बन जाता है, तो वह राज्य का मालिक हो जाता है।
अकेला व्यक्ति राज्य से शासित है और समूह में वही व्यक्ति राज्य का मालिक हो जाता है। राज्य का शासक है। हाँ, राज्य का मालिक है भाई। राज्य के लिए उसने संविधान बनाया है, संविधान में उसकी भूमिका है। हम यही तो संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन से लोगों को समझा रहे हैं। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी की बात है, और ये चीजें ना जब तक डिस्कशन में नहीं आएगा तब तक नहीं बन पाएगा। हमारा प्रयास ये है कि ये सारी बातें आम डिस्कशन में आनी चाहिए। हाँ। एक बार मेरे साथ चर्चा में नरेंद्र जी ने संविधान सभा बनाए जाने की बात भी की थी। वो बात भी कुछ यही इसी तरह से मिलती जुलती अब कुल मिला के ये है कि संविधान सभा भी बन जाना संविधान में सीधी भूमिका को स्थापित नहीं कर पा रहा है, लेकिन उस तरफ कम से कम एक इनिशिएटिव तो उठ रहा है। राज्य जैसे ताकतवर वस्तु को या ताकतवर प्राणी को कह लीजिए, हाथी को कंट्रोल करने के लिए अंकुश जैसा ही प्रयास सही, लेकिन अंकुश बनने का कुछ तो कोशिश हो रही है। एक तो ये हो गया संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन। हम दूसरे मुद्दे की तरफ आगे बढ़े। ज्ञान केंद्र। ज्ञान केंद्र का दूसरा जो व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा है वह है सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन। इसका क्या मतलब? जब हम सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की बात किए तो लोगों ने कहा कि भैया आप एक तरफ तो कह रहे हो समाज सबसे बड़ा है, दूसरे तरफ आप समाज को भी बदलना चाह रहे हो। हमने कहा नहीं भाई साहब, हमारी ये बात बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ यह कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में समाज, जब हम समाज की बात करते हैं तो क्या ये बिरादरियों के बैठे हुए ठेकेदार वो समाज है, या कुछ किसानों का एक दल बन गया? मतलब पहले तय हो जाए कि समाज यानी क्या। समाज यानी क्या। अब ये अभी चर्चा आई ना कि किसानों का आंदोलन था कि जनता का आंदोलन था, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कहां पे क्या है। तो जब हम सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो उसका सिर्फ एक मतलब होता है समाज सशक्तिकरण और राज्य कमजोरीकरण। अब जब समाज सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक लाइन बड़ी होगी तो दूसरी छोटी हो जाएगी। हाँ, फिर हम ये जब कहते हैं समाज सशक्तिकरण, तो समाज सशक्तिकरण का सिर्फ एक मतलब है, जो मैंने जैसे मैं लोगों को बताऊं, लोग उससे कन्विंस भी हो रहे हैं। सिर्फ एक मतलब है, वह है परिवार सशक्त समाज का। जब हमने यही अभी देखिए, हम सब लोग इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र है, और उसकी स्वतंत्रता कहां परिलक्षित होती है? सामाजिकता में। जब सामाजिक प्राणी है तो वो सामाजिक प्राणी में उसकी स्वतंत्रता कैसे परिलक्षित होती है? तो वह होता है परिवार। परिवार में जो एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न व्यक्ति है, वह जब परिवार में जुड़ता है तो संपूर्ण समर्पण के साथ जुड़ता है, यानी उसका कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रह जाती, फिर वो परिवार के लिए होता है। परिवार ही व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई, सबसे मूल इकाई है। जब हम सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो हमारे कहने का कुछ ऐसा लग रहा है कि हम भाषण तो सुन रहे हैं आपका, भाषण की चर्चा में आते हैं। पंडित जी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जिस परिवार की बात ये कर रहे हैं कि परिवार में आदमी बड़े समर्पण के साथ जुड़ता है, पता नहीं मुझे कुछ दिन से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे परिवारों में लोग मजबूरी से पड़े हुए हैं। कई परिवार ऐसे हैं, है ना? वो समर्पण के साथ जुड़े हुए होंगे, ऐसे भी परिवार होंगे, मैं मना नहीं कर रहा। सहभागी। देखिए एक चीज ये है ना कि देखिए वर्तमान में परिवारों क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि परिवार तो है ही नहीं। हाँ, यही बात मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि उसमें जो फाइनेंशियल जो एक्टिविटी चल रही है वो पर्सनलाइज्ड हो गई है, व्यक्ति की है। ये हमेशा से नहीं थी। हाँ, जो बैंकिंग सिस्टम आया है, छोटे छोटे बच्चों के भी अकाउंट खोल दिए गए हैं। पहले जो है पैसा या तो माँ की धोती जो है उसमें हाँ, कहीं बंधा रहता था, या कहीं पिताजी के पास रहता होगा, वहां से लेना है वहीं देना है। वही पिता उत्पादक था, माता जी उसकी प्रबंधक थी, और सबका देखभाल वही करती थी। हाँ। यही हम देखते हैं वर्तमान में जो व्यवस्था, यही तो दिक्कत खड़ी होगी। हम लोग जो संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो राज्यों ने समाज को ही तो कंट्रोल कर लिया, यही तो दिक्कत हुई। राज्य को नरेंद्र जी मेरी एक और फाइंडिंग है, आप उस पर अपनी टिप्पणी दें। हमारे परिवार कभी भी डिपेंडेंट नहीं थे, वे हमेशा से इंटरडिपेंडेंट रहे हैं, अंतर्निर्भर। हाँ, परिवारों के सभी सदस्य अपने आप में परिवारों के सब सदस्य एक दूसरे के ऊपर जब निर्भर होते हैं तब परिवार इकट्ठा चलता है। और जब कोई व्यक्ति इतना सशक्त हो जाए कि उसे किसी की जरूरत ही न पड़े, तो
वो तारे की तरह टूट करके पता नहीं कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं। ये शक्ति संतुलन की समस्या है। और ये नहीं, शक्ति संतुलन कहेंगे कि व्यवस्था की समस्या है? भाई आप जो है व्यवस्था को, एक परिवार का एक अकाउंट क्यों नहीं बनाते हैं आप? हाँ, व्यवस्था को, संयुक्त व्यवस्था- संपत्ति संयुक्त उत्तरदायित्व हाँ, की मैं व्यवस्था- वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। व्यवस्था को वोटर चाहिए थे, हाँ, जनमत चाहिए। अगर परिवार इस प्रकार की संस्था में विकसित होगा, जैसी कि यहाँ बात करी जा रही है कि वो पूरे सिस्टम को ही कंट्रोल कर दे, तो सरकार बनाने वाले लोग, चलाने वाले लोग ऐसे परिवार क्यों बन जाने दें? क्यों बनाएंगे तो भाई? योजना बनाई, समाज में शक्ति है ना, तो परिवार- समाज जब सारे लोग मिल गए तो फिर वो राज्य को परिवार में कंट्रोल कर व्यक्तिवाद लेंगे। की अवधारणा विकसित हो जाए। राकेश जी बिहार से आते हैं, वहां वैशाली गणराज्य में बुद्ध पिटक में लिखा है कि 7,707 परिवार थे, और परिवार इतने सशक्त थे कि परिवार का प्रतिनिधि ही वहां की संसद का सदस्य था, गण सभा का व्यक्ति होता है। गण सभा का व्यक्ति था। मतलब वो इतनी बड़ी सभा थी, अगर नेशनल लेवल पर कोई निर्णय लेना है तो 7,707 लोग जो हैं, वो तालाब है एक वहां, आज भी उस तालाब के किनारे बैठते थे। हाँ, और अगर कोई तो गांव के बारे में लेना है तो फिर गांव के लोग हैं गांव ही। के लोग बैठ जाते थे। ये इकाईगत स्वतंत्रता की इकाईगत, बात कर रहे हैं। हाँ। वास्तव में अपराध भी यही है। अपराध की अगर हम परिभाषा में जाएंगे तो वह सिर्फ एक मतलब निकलता है कि एक इकाई दूसरी इकाई के अधिकारों में अतिक्रमण कर ले, और कोई चीज अपराध है ही नहीं अगर आप देखा जाए तो। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, ये समझ कैसे विकसित होगी? हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं। तीसरी मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए, दो तो आपने बता दिया। हाँ, बिल्कुल उसी तरफ मैं जा रहा था कि हम लोग जो इतना डिस्कस कर पा रहे हैं, इसका यही तो बात है कि हम विपरीत विचारधारा वाले लोग होते हुए भी एक साथ बैठकर इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं, तभी तो बातें निकल के आ रही हैं। ये जो विपरीत विचारधारा वाले या विपरीत विचार रखने वाले लोग भी किसी एक मुद्दे पर जब बात करना शुरू करेंगे, तब समाधान की शुरुआत होगी। तब वह बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। जो एक बात कही गई है, वो बात तब निश्चित होती है। और यही ज्ञान केंद्र की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब हम कहते हैं वैचारिक व्यवस्था परिवर्तन, तो वैचारिक व्यवस्था परिवर्तन का सिर्फ एक मतलब है कि विपरीत विचारधारा के साथ बैठ के बात करना, और जैसे ही ये बात होती है, वहां उपस्थित पूरा का पूरा जनसमूह जान लेता है कि ज्ञान केंद्र जैसी योजना अभी तक पूरे देश में बनी ही नहीं है। जो इन मामलों पर बात करती हो, समाज अच्छा, सशक्तिकरण, समाज समाज अच्छा, सशक्तिकरण पर ये बताइए कि एक गांव के अंदर सरपंच का या प्रधानी का चुनाव हुआ, 10 गुट उसमें बने, चूंकि 10 प्रतिनिधि उठे थे, और वो 10 गुट बने हुए हैं, 5 साल तक बने रहते हैं वो। उन्हें तो एक साथ एक दूसरे के बैठना ही नहीं है, 5 साल जो है एक दूसरे को काटना है। ठीक है, ऐसे अच्छा किया या बुरा किया, उनको सिर्फ विरोध करना है, कोई मतलब नहीं अच्छा बुरा से। ऐसे में विपरीत मनस्थिति के लोग एक साथ बैठें कैसे? ये बड़ी दुरूह स्थिति है। ये तब ये होगा। प्रश्न तो मुश्किल है हाँ, नरेंद्र कि विपरीत विचारधारा के लोग एक साथ बैठे हैं, कोई आसान काम थोड़ी है। गांठें पड़ी हुई हैं। गांठें पड़ी हुई हैं। ये गांठें पड़ क्यों रही हैं? इतनी ज्यादा बात क्यों है? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, सिस्टम चलाने का जो तरीका भारत में है, पार्टी के जरिए लोकतंत्र बनता है, सरकार बनती है, स्पष्ट है। पार्टी किसके दम से चलती है? लोगों के दम पे, उसके कैडर के दम। कार्यकर्ता, कैडर के दम पे, कार्यकर्ताओं कार्यकर्ता के दम कोई पे। कैडर। कार्यकर्ता कोष और कार्यक्रम। कार्यकर्ता किससे चलता है? कार्यकर्ता किससे चलता है राकेश जी? कोष से, उसको कोष से चाहिए, कार्यक्रम धन वो से। किसी भी पार्टी के पास जो पैसा आता है, क्या आप यकीन के साथ यहाँ बैठे हुए लोग ये कह सकते हैं कि वो पैसा जाया जाता है किसी भी पार्टी के पास? कितने % जाया जाता है? जायज। जायज। अच्छा, मतलब कितना पैसा कितने अगर मान लिया बीजेपी को या कांग्रेस को वर्ष भर में 100 करोड़ चंदा मिला, तो वो 100 करोड़ चंदा में से कितना जायज पैसा है? मतलब सरकार के सिस्टम के मुताबिक वो पैसा ठीक है। इस आदमी ने जो पैसा दिया है, इसमें कहीं करप्शन नहीं करा है, या कहीं जो
वो दान कहाँ से आया है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। नहीं, दानदाता की श्रद्धा के वो ऊपर पैसा निर्भर है। हमेशा सरकारी योजनाओं की लूट का आता है, सरकारी कानूनों की लूट का आता है। उनको वो अवसर बनाने पड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि सरकार सिस्टम की चलाने के जिम्मेदारी लिए है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए ये कार्यक्रम चलता रहे कि कार्यकर्ताओं के पास पैसा जाए। कार्यकर्ता कैडर चलाने के लिए पैसा चाहिए, पार्टी को पैसा चाहिए, पार्टी को पैसा कैडर को देना, कैडर चलाने के लिए। तो ये सारा उठा मतलब भ्रष्टाचार एक मजबूरी है इस वर्तमान व्यवस्था की, आवश्यकता है उसकी, करें। अच्छा, हमें ये बताइए आप कि ये जो ज्ञान केंद्र की बात आप कर रहे हैं, ये सारी अभी बातें तक देश में कितने ज्ञान केंद्र बने हैं? आप 2-4 ज्ञान केंद्र हमें कुछ ऐसा बताइए जिनकी मतलब ज्ञान केंद्र की गतिविधि क्या है, वर्ष जो में सक्रिय गति, हम लोगों ने सक्रिय जो ज्ञान केंद्र हम लोगों ने जो टारगेट रखा है ये है विपरीत या समान विचारधारा के जो भी लोग हैं साल भर में कम से भी कम एक बार बैठे एक साथ, सामाजिक विषय जो भी वो चाहते हैं उसे लें, उसकी चर्चा करें। हमारा पहला लक्ष्य है देश भर में इस प्रकार के 100 ज्ञान केंद्र बने। पहला लक्ष्य तो ये है कि पूरे देश के 7 लाख गांवों में 7 लाख केंद्र बने। ठीक है, लेकिन अभी हमारी उतनी ना साधन हमारे पास है ना उतनी पहुंच हमारे पास। यात्रा पर निकले हैं। यात्रा पर निकले, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मैं तो बताऊं, पहले 100 बन जाए, वे 100 कम से भी कम साल भर में एक बार ऐसा प्रयास करें। वैसे हमारा आग्रह ये भी रहता है उनसे कि आप हर महीने नहीं 15 दिन में बैठिए। लेकिन दोस्तों, एक बात ये भी है कि जो दोनों हमारे मित्र हैं ये इस काम के लिए अपना करीब करीब पूरा समय दे रहे हैं। करीब करीब शब्द मैंने जानबूझकर लगाया है, हो सकता है कि अपना 10-15% अपने बाकी कामों के लिए भी देते हों। देते हैं। नरेंद्र जी ने तो अपनी घर गृहस्थी भी नहीं बसाई है इस चक्कर में। तो ये कितना महत्वपूर्ण काम हो सकता है, इस काम को आप भी समझने की कोशिश करें, समझेंगे भी लोग। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करें, थोड़ा सा आप भी, कि एक साल में एक दिन के लिए बैठ गए, क्या इतना काफ़ी है? देखिए ऐसा है, ये कहा जाता है कि जो संस्कार है उसके लिए तो कंटिन्यूटी चाहिए होती है। देखिए एक बात ये है, मैं जब अपनी यात्रा में निकला तो उसी यात्रा में एक गांव पहुंचा था, बेगूसराय जिले का एक छोटा सा गांव है तितरी। तितरी में भाई जयशंकर जी हैं। जयशंकर जी मुनि जी से लगभग 94 से ही जुड़े हुए हैं, 1994 से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे देख के सुखद आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे गांव में घर ऐसे थे जिन पर बोर्ड लगा हुआ था ज्ञान केंद्र संख्या 146 और सन लिखा हुआ था 2016। 2016 में उस ज्ञान केंद्र में कभी गए थे हमारे साथी लोग और वहां ज्ञान केंद्र स्थापित किया था। और 2016 से आज उस गांव की स्थिति यह है कि उस गांव में कम से कम 3 प्राकृतिक क्या कहते हैं वो खेती करने के लिए केंद्र विकसित हैं जो सिखाते हैं। और मैं बताऊं, हमारे जयशंकर जी भाई साहब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मोती की खेती करी और उनका जिक्र वर्तमान प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी किया। अच्छा। और वो इसका श्रेय ज्ञान केंद्र को ही देते हैं। कहते हैं कि जो ये विपरीत विचारधारा वाले लोगों के साथ बैठ के विचार मंथन करना है उससे उनको ये लाभ मिला हुआ है। और पूरा का पूरा गांव हम लोगों की ये कि नहीं फिर वो लोग आए हैं तो उन लोगों की बड़ी उलाहना थी कि आप लोग तो भाई साहब 2-3 साल गायब हो जाते हो फिर आते हो। उन लोगों से क्षमा प्रार्थना की गई। अब एक जो आपने कहा कि क्या साल भर में एक कार्यक्रम से वो कंटिन्यूटी बन पाएगी से। लेकिन देखिए, एक जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो हमें अपने संसाधनों पर भी अपने सामर्थ्य पर भी तोलना चाहिए। हमको लगता है अगर 100 ज्ञान केंद्र भाई साहब विकसित हो गए और 100 ज्ञान केंद्रों ने साल भर में एक प्रोग्राम रखा तो 100 दिन तो हमारे ऐसे ही व्यस्त हो गए। एक दिन आने जाने में ही खराब हो जाएंगे तो मान के चलिए हम कितने दिन कितनी जगह पहुंच पाएंगे।
और सभी जगह पहुंचना अनिवार्य है। तो आप अपने जैसे और कार्यकर्ता क्यों नहीं खड़ा करते हैं? तैयार हो रहे हैं लोग। हम तो कैसे आपसे आग्रह कर रहे हैं, हम भाई आप सभी लोग भी तो आग्रह काम कर कर रहे ही रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये तो तैयार कर समाज ही का रहे काम हैं, है, हम सभी लोग काम कर रहे हैं। समाज का काम है। और दूसरी बात एक और सुन लीजिए, सत्ता और ताकत और पैसा इसे पाने के इच्छुक सोचें कि हम जो ग्राम सभाओं को संविधान संशोधन में भूमिका देने की बात कह रहे हैं, अगर हम नेता बने, मान लिया ये भी सवाल हमारे सामने आता है जनता के बीच में, लोगों के बीच में, आप लोगों का इरादा कोई पार्टी खड़ी करके नेता बनने का है क्या? मैंने कहा कि इस सिद्धांत का विकास चाहते हैं कि जो नेता बने, जो कुर्सी पर बैठे, उसके पास इतनी पावर ना बचे कि आपके लिए कौन सा कानून बनना है ये निर्णय कर पाए, ये निर्णय कर पाए। कुर्सी पर बैठने वाला आदमी, जिसे आज आप प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, MP MLA कहते हैं, जब उसके पास ये ताकत ही नहीं होगी, जब जिला मजिस्ट्रेट को ये ताकत ही नहीं होगी कि गांव के सरपंच या प्रधान के मामले पर ये निर्णय कर सके कि तेरी पावर को मैं सीज कर देता हूँ अगर तूने मेरा कहना नहीं माना, ये बहाना करके कि कानून तोड़ा है। भाई प्रधान कौन है? जनता का प्रतिनिधि। जनता के प्रतिनिधि की पावर जिला मजिस्ट्रेट कैसे सीज कर सकता है? जनता के प्रतिनिधि की पावर सीज कौन करेगा? जनता करे। शक्ति संतुलन की बात है, जनता करे। जब हम पावर को इस तरह से डिसेंट्रलाइज करने की बात आपसे कहने के लिए आए हैं, तो ऐसे पद पर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा किसकी होगी? यानी एक चीज और जोड़ दो भाई साहब, जहाँ एक चीज कुछ और, मिले ही नहीं, जहाँ कुछ मैं इस बात में अपेक्षाओं का, भाई देखिए सारी बात यह है कि आज नेता क्यों बनता है? अरे इन्वेस्टमेंट का खेल बन गया है सारा। भाई जी। अगर 10 करोड़ खर्च किया है, 12 करोड़ मिलेगा तभी तो 10 उत्तर करोड़ खर्च प्रदेश करेगा। के मुख्यमंत्री की कुर्सी की कीमत आज की तारीख में मेरे अनुमान में 2 लाख करोड़ रुपया है। हाँ, इस पे 1.5 लाख करोड़ का दाव लगाने वाले कितने व्यापारी, कितने पूंजीपति का कितने नेता बैठे लगा देंगे? आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी की कीमत घटा करके कर दीजिए 50 करोड़, इस पर दाव टाटा नहीं लगाएगा फिर। और अगर कीमत ही ना रखो, कीमत ही ना रखो तो फिर इस पर दाव मोहल्ले का पंचायत सदस्य नहीं लगाएगा। फिर आपको कहा जाएगा अब बैठ जाओ प्रधानमंत्री। अच्छा ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? बड़ा मुश्किल काम है एकदम। ये तो हो ही नहीं, असंभव है। मैंने कहा संभव है? कैसे संभव है? संभव ऐसे है कि बड़ा मामूली काम है। संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायतों को अधिकार देने का। जिन मामलों पर पंचायतों को अधिकार देने की बात कही गई है, 29 विषय है ग्राम पंचायत में, 18 विषय है नगर निकाय में, है? इन मामलों को कम से भी कम, इन मामलों पर स्थानीय स्तर पर कानून बनाने का अधिकार इन्हें सौंप दीजिए। देखिए कितने सारी योजनाएं खत्म होकर के गांव में पूरा का पूरा पैसा लगता है एकदम से। अरे सही बात है। और अगर मान लिया गांव पूरा पैसा अपना नहीं भी लगा रहा है, गांव के हिस्से में 1 करोड़ रुपया सालाना आया, पंचायत के हिस्से में 1000 की आबादी पर या 2000 की आबादी पर, सरकार के लोगों ने कहा कि गांव ने अपना पैसा खुद नहीं लगाया है और 2000 आबादी ने उसे आपस में बांट लिया, तो फिर आपका क्या चला गया? गांव के लोग भी तो गड़िया हैं, वो कहाँ बैठते हैं साथ में? वो साथ नहीं बैठते हैं, इसी के लिए चर्चा करते हैं लोग। इसीलिए तो हम लोग, इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्ञान केंद्र बने। अच्छा रामवीर जी, एक जो आपने बात कही कि साल भर में एक बार मिलना क्या पर्याप्त है? बिल्कुल अपर्याप्त है। हम गांव में जब जाते हैं ज्ञान केंद्र विकसित करने के लिए, तो हर ज्ञान केंद्र से हमारा एक निवेदन होता है। मैंने हर ज्ञान केंद्र से, और लगभग मान के चलिए कि कई सारी जगह से तो लोग जुड़ने भी लगे हैं। हमारा एक कार्यक्रम चलता है मां संस्थान का, शाम को 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक हम लोग जूम प्लेटफॉर्म पर, जूम एप्लीकेशन मोबाइल में हर एक के पास स्मार्टफोन है, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, हम उसको व्हाट्सएप से लिंक भेज देते हैं ग्रुपों के माध्यम से, और उस लिंक पर क्लिक करके वो हमारी मीटिंग से जुड़ जाता है, जिसमें हम तमाम सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं। एक बड़ी समस्या खड़ी होती है, वो पहले हमारे पास तकनीक थी नहीं, जिसकी वजह से हम बात करते थे ज्ञान केंद्र सुप्त क्यों हो गए। वो तकनीक ना होने का जो दुष्परिणाम हुआ कि हम ज्ञान केंद्रों से हमारे बीच का जो सेतु है वो साल भर में एक बार भी नहीं रह पाया, किन्हीं कारणों से। अभी है क्या कि हमने उसको जोड़ दिया है प्रतिदिन के कार्यक्रम से।
8 बजे से 9:30 बजे का लिंक हम उनको भेजते हैं और उनसे कहते हैं आप जुड़िए। तो वो डेली जुड़ने का क्रम हो गया। अगर वो महीने में 1 बार जुड़ पा रहे हैं, 4 बार जुड़ पा रहे हैं, तो वो एक उनके लिए एक हम मतलब अवसर कुल दें। मिलाकर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा, ये संभव नहीं है गिने चुने लोगों का कि वो रोज जाते रहे किसी के पास, लेकिन संचार माध्यम इतने उन्नत हैं अब हम कर पा रहे हैं। कि हम उसे कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आप लोगों की यात्रा आगे बढ़े और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोगों की ओर से। तो हम क्या कह सकते हैं। जितना हम मन लोग पड़ेगा यात्रा करें। करके आए, हम लोगों को बढ़िया बढ़िया खिलाइए, हम लोगों को फिर ताकत बढ़िए, हम लोग फिर यात्रा पर निकले। अभी कुछ ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये जो मुड़ी झुका ज्ञान कर केंद्र लड्डू खा लिया। वाली जो बात है, और उसमें जो कुल मिलाकर समाज को एक साथ बैठने और बैठ करके अपनी समस्याओं पर चिंतन मंथन और मनन करने का जो निवेदन वो लोगों से लगातार कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ गांवों में भी लोगों ने अगर एक साथ बैठना शुरू कर दिया, तो जाहिर तौर पर वो अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढ लेंगे। वो अपने गांव की व्यवस्थाओं को चलाना सीख जाएंगे। वो अपने गांव की सरकार बना सकते हैं। सरकार तो वो आज भी है, पंचायत होती ही है, लेकिन एक सशक्त सरकार वो बना सकते हैं और गांव को चला सकते हैं। ऐसे गांव जब अपने गांव को चलाना शुरू कर देंगे, और अगर देश के 7 लाख गांव अपने अपने गांव को खुद ही चलाना शुरू कर दिए, तो देश चल जाएगा। तो तभी वास्तव में देश को चलना कहा जा सकता है। तो ये जो ज्ञान केंद्र वाली बात है, अगर आप इसे और बारीकी से समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जो हमारे मित्र हैं उनके फ़ोन नंबर हम स्क्रीन के नीचे देंगे। आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं, और आप अगर इस मुहिम में उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकते हैं।